गुड आफ्टरनून। जैन रोजगार क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, 71वीं बीपीएससी की परीक्षा 13 सितंबर 2025 को आयोजित हो रही है। हम मानते हैं कि जो सीरियस विद्यार्थी है उनकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी होगी और वह अब रिवीजन करने की स्थिति में होंगे, रिवाइज करते होंगे, पुनरावृत्ति करते होंगे। तो जब आपकी परीक्षा की तिथि सामने है, परीक्षा एक सप्ताह बाद आयोजित होने जा रही है। शनिवार को, अगले शनिवार को आपकी परीक्षा आयोजित होने जा रही है। तो इस स्थिति में जो ये कुछ समय है आपके पास, एक सप्ताह, इसमें हम कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, किस प्रकार पढ़ें कि अधिक से अधिक प्रश्न को हम चेज कर सकें अथवा अधिक से अधिक अपने को उत्तर सही बीपीएससी में देकर आने में सफल हो पाए। जैसा कि जानते हैं कि नेगेटिव मार्क्स होने के कारण बीपीएससी परीक्षा बहुत ही तकनीकी हो गई है और पीटी परीक्षा में चूंकि लाखों छात्र छात्राओं बैठते हैं, इस दृष्टि से भी इसमें सफल होना बहुत ही कठिन हो गया है। तो हम इतिहास विषय पर जैन रोजगार क्लासेस विभिन्न विषयों पर जहां से प्रश्न अधिक से अधिक पूछी जा सकती है, उस विषय पर अपना एक नया सीरीज लाई है, जिसके तहत विभिन्न विषय के एक्सपर्ट टीचर अपने अपने बातों को रखने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में मैं LK झा आपके समक्ष इतिहास विषय पर बताने आया हूं कि आपके पास ये 7 दिन का जो समय है, इसमें आप हर विषय पढ़े हुए हैं, सब पूरी पाठ्यक्रम पढ़ चुके हैं। उस समय ये 7 दिनों में अधिक से अधिक क्या पढ़ाई करें, किस प्रकार पढ़ाई करें, ताकि हम परीक्षा हॉल में अधिक से अधिक चेज कर सकें, अधिक से अधिक सफल हो सकें और मुख्य परीक्षा के लिए हम मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए हम चयनित होने की सुनिश्चित कर सकें। बताना चाहेंगे कि इतिहास का विषय वस्तु बहुत ही विस्तृत है और इतिहास से प्रश्न भी आपसे बहुत ही पूछी जाती है। तो इस स्थिति में हम बताना चाहेंगे कि हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए। तो बता दें कि सबसे पहला प्राचीन भारत के स्रोत, प्राचीन भारत के स्रोत। ये प्राचीन भारत के स्रोत यदि आप पढ़ते हैं, एक नज़र देखते हैं, तो यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बन सकते हैं। कम से कम 2 प्रश्न तो आप बना ही सकते हो, क्योंकि जितने भी प्राचीन काल में जो विषय वस्तु है उसका सब निचोड़ प्राचीन वस्तु के स्रोत में, प्राचीन काल के स्रोत में सामने आ जाती है। तो यदि आप स्रोत सही से पढ़ लेंगे प्राचीन भारत के स्रोत, तो निस्संदेह हम बता सकते हैं कि 2 से 3 प्रश्न बनाने में आप सक्षम हो सकते हैं। तो इसमें आपको प्राचीन भारत के स्रोतों में जो पुरातात्विक स्रोत है और साहित्य स्रोत है, उसमें महत्वपूर्ण जो शिलालेख है, उसमें जो स्टेटमेंट है, महत्वपूर्ण जो पुस्तक हैं, अन्य जो विभिन्न प्रकार के स्रोत के सामग्रियां हैं, उस बारे में आप लोग एक बार सरासरी नज़र से देख लेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बताना चाहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से प्रायः प्रश्न पूछने की संभावना रही है। 1-2 प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। इसको हमेशा ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता हमारी पहली नगरीय सभ्यता है, पहली भारत की सभ्यता है, पहली सिविलाइजेशन है। तो हम इस विषय पर भी अपने को एक नज़र देंगे और यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपकी आने की संभावना बन सकती है। हम बताना चाहेंगे कि तीसरा पार्ट वैदिक काल पर हमको ध्यान देना है। वैदिक काल में एक प्रश्न आ सकता है, एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है या 2 प्रश्न पूछा जा सकता है।
तो एक दो प्रश्न वैदिक काल से पूछा जा सकता है। वैदिक काल में जो विभिन्न प्रकार के साहित्य है, वैदिक साहित्य पर अधिक जोर देना है। वैदिक साहित्य से प्रश्न पूछने की चांस बनती है, हालांकि वो प्राचीन भारत के स्रोतों में भी आप उसको पढ़ते हैं। फिर इसके बाद सीधे हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में विशेष रूप से बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जैन धर्म से संबंधित आपकी महत्वपूर्ण जो विषय वस्तु है, इसको ध्यान देना है। विशेष रूप से बुद्ध और महावीर से संबंधित, जिसमें इनसे रिलेटेड बातों को, जीवनी से संबंधित बातों से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जैन धर्म के तीर्थकर जो हैं, तीर्थकरों पर आपसे प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति बीपीएससी की रही है। हम देखेंगे कि आगे, इससे जब हम आगे निकलेंगे तो मौर्य वंश, मौर्य वंश से संबंधित प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से एक दो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रही है। विशेष रूप से मौर्य वंश के प्रशासन पर आपको जोर देना है, अशोक के कार्यों पर और उनके शिलालेख से संबंधित बातों को ध्यान देना है। अर्थशास्त्र और इंडिका में जो सामग्री है, उसको एक नज़र आप देखने का प्रयास करेंगे। हम देख सकते हैं कि इसके बाद जो है गुप्त वंश पर आइए। गुप्त वंश से एक या दो प्रश्न आ सकता है, और ये गुप्त वंश में हमें गुप्त वंश के इतिहास से, विशेष रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त जो है, नालंदा विश्वविद्यालय जो है, इस सब पर तो जोर देना है। लेकिन सबसे ज़्यादा जोर गुप्त वंश की जो साहित्य और सांस्कृतिक के दृष्टि से स्वर्ण काल है, तो साहित्य और सांस्कृतिक दृष्टि से, यानी कि गुप्त काल की उपलब्धियां को हम लोग अधिक ध्यान दें। वहां उपलब्धियां से आपसे प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति हो सकती है। इसके बाद यदि हम आएंगे तो हम देख सकते हैं कि हर्षवर्धन से भी प्रश्न पूछी जाती है। एक प्रश्न आपको यहाँ से संभवित है कि पूछा जा सकता है। इस क्रम में जब हम फिर देखें तो चूंकि बंगाल बिहार से जुड़ा हुआ है, तो 8 में हम देख सकते हैं कि पाल वंश और सेन वंश, और सेन वंश से भी आपसे प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रही है। तो पाल वंश और सेन वंश के बारे में भी आप एक नज़र देख लेंगे। यदि आप ये 4, 5, 7, 8 जो चर्चा की हैं, इस पर यदि आप ध्यान से एक नज़र देखेंगे तो यहाँ से 5-7 प्रश्न कम से कम आप बनाने में सक्षम हो सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा इसी प्रकार दक्षिण भारत को देख लें कि दक्षिण भारत में हम लोग को क्या मिल सकता है। तो दक्षिण भारत में संगम काल पर ध्यान देना है। फिर संगम काल के बाद पहलव वंश की हमें सांस्कृतिक उपलब्धि पर बल देना है। पहलव वंश की सांस्कृतिक उपलब्धि, पल्लव वंश की सांस्कृतिक उपलब्धि पर बल दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। फिर इसी प्रकार हम चोल वंश में हम देख सकते हैं, दक्षिण भारत में चोल वंश में हम देख सकते हैं। फिर तीसरा राष्ट्रकूट वंश, और चौथा चालुक्य वंश। इस सब जो ये वंश है, इस सब बारे में हम बताना चाहेंगे कि
चोल वंश की जो उपलब्धि में राजा राज और विशेष रूप से राजेंद्र चोल जो है, इस सेक्टर को अधिक आप देखेंगे। पल्लव वंश में नरसिंह वर्मन द्वितीय पर अधिक जोर देंगे। राष्ट्रकूट वंश में इसी तरह कृष्ण प्रथम, कृष्ण तृतीय, अमोदवर्ष जैसे क्षेत्र को आप देखेंगे। चालुक्य वंश में आप पुलकेशिन द्वितीय को विशेष रूप से देखेंगे। साथ में जो विभिन्न क्षेत्र में चालुक्य वंश की अन्य जो उपलब्धि है उस पर भी एक नज़र देख सकते हैं। जिस तरह हरिसेन है, इसी प्रकार जिस तरह मौर्य काल में, सॉरी, गुप्त काल में जिस तरह प्रयाग प्रशस्ति है, इन सब से प्रश्न पूछने की संभावना अधिक रहती है। तो आप जो महत्वपूर्ण शिलालेख है इसको देख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछने की प्रवृत्ति रही है। तो प्रयाग प्रशस्ति हुआ, मेहरौली शिलालेख हुआ, या भीतरगामा शिलालेख हुआ, या इलोह शिलालेख है, ये सब महत्वपूर्ण शिलालेख से जिस पर आपको ध्यान देना है। यदि आप इस तरह से ध्यान देखेंगे तो हमें लगता है कि 7-8 प्रश्न तक यहाँ से पूछी जाती है, तो उसमें आप अधिक से अधिक प्रश्न बनाने में सक्षम होंगे। अब हम चर्चा करें कि मध्यकाल में क्या पढ़ना चाहिए। मध्यकालीन भारत में, तो मध्यकालीन भारत में हम बताना चाहेंगे कि इसमें संतलत काल, इसमें मध्यकालीन भारत में संतलत काल, संतलत काल पर आप जोर देंगे। मुगल काल और विजयनगर तथा मराठा राज्य, ये 4 बड़े भाग हैं मध्यकाल में जहां से आपसे प्रश्न पूछी जाती है। इसके अतिरिक्त भक्ति आंदोलन और सूफी सिलसिले पर भी आप ध्यान देंगे, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछी जाती है। तो मध्यकाल में आप देख सकते हैं कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण, इल्तुतमिश, बलमन, ऐबक जैसे शासक, अलाउद्दीन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी जैसे शासकों पर ध्यान देंगे। फिर मुगल काल में जो महत्वपूर्ण शासक हैं और उनके काल में कला, सांस्कृतिक, साहित्य क्षेत्र में जो योगदान दिया गया है, विभिन्न जो चित्रकला, संगीत आदि पर प्रश्न आपसे पूछी जाने की प्रवृत्ति रही है बीपीएससी के, तो इन सब बातों पर ध्यान देना है। शिवाजी और विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य में विशेष रूप से कृष्णदेव राय और शिवाजी मराठा राज के संस्थापक के रूप में भी आपको ध्यान देना है। आधुनिक भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन, और विजय अभियान, पर प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रही है। किस प्रकार पुर्तगाल, डच, ईस्ट इंडिया, फ्रांसीसी ये कंपनी लोग आए और कहाँ कहाँ कारखाना स्थापित किए। फिर ये किस प्रकार अपने आप को विजय अभियान शुरुआत किया, जिसमें कर्नाटका युद्ध, मैसूर युद्ध, मराठा से युद्ध, बंगाल विजय अभियान, इन सब बातों पर आपको ध्यान देना है। वहाँ से प्रश्न पूछी जाती है। विशेष रूप से पलासी और बक्सर के युद्ध जो है बीपीएससी में पूछने की, उससे रिलेटेड करके प्रश्न की संभावना रहती है। फिर हम देख सकते हैं कि बीपीएससी में मॉडर्न भारत पर गवर्नर जनरल, वाइसराय और उनके शासनकाल और उनके
कार्यकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रश्न पूछी जाती है। ये प्रश्न अब जिस तरह वारेन हेस्टिंग्स के काल में कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुआ, तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया, कोई ऐसी घटना जो गवर्नर जनरल या वाइसराय के काल में महत्वपूर्ण हुआ है, वहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछी जाती है। तो आप लोग को एक नज़र इसको देख लेना है। 1857 के विद्रोह से आपसे प्रश्न पूछती है। 1857 में विद्रोह पर बाबू वीर कुंवर सिंह, हम बिहार के भी इतिहास पर बता दें कि बिहार के इतिहास पर भी मध्यकाल में आपसे महत्वपूर्ण बातें होती है। हम उस पर कुछ प्रश्न भी आपको कल बताने का प्रयास करेंगे। फिर इतिहास में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें बाबू वीर कुंवर सिंह पर भी ध्यान देना। 1857 के विद्रोह के कारण कहाँ कहाँ घटना हुआ, इसमें भारतीय किसने नेतृत्व किया, इनसे रिलेटेड उससे संबंधित पुस्तकें, ये विभिन्न स्टेटमेंट जो है यहाँ आपसे प्रश्न पूछी जा सकती है। कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस की नीतियों पर प्रश्न पूछी जाती है। फिर स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सवनीय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, एवं सत्ता हस्तांतरित पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मेरा कहना है कि 1857 के बाद, 1857 और उसके बाद भारत का स्वतंत्रता संग्राम और बिहार के स्वतंत्रता संग्राम को जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं, सरकार की विभिन्न नीति है, कांग्रेस की स्थापना हुआ, फिर स्वदेशी आंदोलन हुआ, चंपारण सत्याग्रह है, असहयोग आंदोलन है, सबनी अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, और फिर सत्ता हस्तांतरण का जो अवधि है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो 2 वर्ष है, इन सब बातों पर हमें विशेष रूप से देखने की ज़रूरत है। साथ में बिहार के स्वतंत्रता संग्राम पर भी इसी तरह से आपको हर क्षेत्र पर देखने का ज़रूरत है। यदि इस तरह से आप देखते रहेंगे, समसामयिक विषय को अधिक ध्यान केंद्रित करते रहेंगे, तो निसंदेह इसमें आपकी जो बीपीएससी की परीक्षा की समय है, उस समय में आप बेहतर अपने को परफॉर्मेंस कर सकते हैं और मुख्य परीक्षा के लिए चयनित मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए अपनी इस उपस्थिति सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारा शुभकामना है, जैन रोजगार क्लास आपका स्वागत कर रही है, शुभकामना दे रही है कि आप सफल हो और अंतिम रूप से चयनित हो।
धन्यवाद।